हाँ जी सर, क्या हाल चाल। सो वी आर बैक विथ अनदर रिवीजन लेक्चर एंड आज अपन रिवाइज करने वाले हैं सीएमए इंटर का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ जी सर, जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है एंड यहाँ से यूजुअली ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आपने इसकी क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से करनी चाहिए। मॉड्यूल में इसके बहुत सारे थ्योरी टॉपिक्स दिए रहते हैं जो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आप रिवीजन कब कर रहे हो, अभी आप रिवीजन कर रहे हो एग्जाम के बहुत ही पास में, तब आपने ध्यान रखना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि 80-20 एनालिसिस जिसको बोलते हैं। 80-20 एनालिसिस मतलब क्या? एक एनालिसिस होता है कि हमने किसी चैप्टर में 80% एफर्ट्स किसमें देने चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने बोला आज तक का जो ट्रेंड है कि ये चैप्टर से हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही जो है वो देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, ये चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ही ज्यादा टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को 80% टाइम देना चाहिए एंड 20% टाइम हमने थ्योरी टॉपिक्स को देना चाहिए। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली थ्योरी इस चैप्टर की कवर हो जाती है, क्योंकि यहां से थ्योरी कुछ अलग से नहीं आती है, उसी टॉपिक पे आती है जो अपन सम सॉल्व करते हैं। क्लियर है सर? सो ये अपने कंसेप्ट नोट से इस चैप्टर के यहाँ पे हर एक चीज मेंशन की है। सो वन बाय वन जैसे जैसे अपने सीएमए का मॉड्यूल है उसी अकॉर्डिंग मैंने कंसेप्ट नोट बनाया है। सो वन बाय वन अपन इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर? सो सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले समझते हैं ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब होता क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसका मतलब है कि ये चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में को दिखना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे समझ रहा है कि दो पार्ट्स है। सबसे पहले है कॉस्ट और दूसरी है कैपिटल, ठीक है? कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया रहता है, जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया रहता है। कौन सा पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया रहता है, ठीक है? अपने बेसिक के चैप्टर में पढ़ा ही रहेगा। तो सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर्स में दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है सर? दूसरा आता है लॉन्ग टर्म डेट। सर डेट डेट कैसे आएगा? डेट आता है, हमने ये पढ़ा भी था, एक बार मैं क्विकली रिवाइज करता हूं, ठीक है? डेट टू टाइप्स के होती है, ठीक है? एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है? सो लॉन्ग टर्म डेट जो हम यूज करते हैं ना, वो क्या होता है, एक पार्ट जो एक पैसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में ही इन्वेस्टेड है, वो पार्ट ऑफ कैपिटल ही आता है। इसीलिए आपको मैं क्विकली रिकॉल करूं, जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, डेट के वेट को भी कंसिडर करते हैं, डेट के कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। एंड अगर डेट के कॉस्ट की बात चल ही रही है तो हमें यहाँ पे याद रहना चाहिए डेट का कॉस्ट हम हमेशा कैसे लेते हैं, पोस्ट टैक्स एक्सक्यूज मी, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, ये चीज ऑब्वियसली मैं आपको रिवीजन लेक्चर के साथ बताने ही वाला हूँ, बट वो बोलते हैं ना कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की रहती है तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें जो है वो आपको दिमाग में रिकॉल होने लगती है। एक सेकंड में पानी पी लूं जरा। ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो लिंक हो जाती है। क्लियर है सर? सो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, हमने कैपिटल क्या क्या है वो पढ़ा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, कि हमने ये जो कैपिटल रेस किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से हमने इक्विटी शेयर्स रेस किए हैं, प्रेफरेंस शेयर रेस किए हैं, लॉन्ग टर्म डेट रेस किए हैं, ठीक है? तो हमारा किस प्रपोर्शन में ये कैपिटल होना चाहिए जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो, क्या हो, हमारा कॉस्ट मिनिमम हो। ऑब्वियसली लॉजिकल बात है, अगर हम इन जनरल भी कोई बात करें, किसी धंधे की बात करें या फिर अपने भी बात करें, तो हम क्या बोलते हैं, भाई हमारा खर्चा जो है वो कम से कम होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हमारा बिजनेस चलाने का जो कॉस्ट है वो हमेशा हमारा कम से कम होना चाहिए, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। के चैप्टर में हम ये सब जो है वो पढ़ने वाले। क्लियर है सर? सो ये हर एक चीज मैंने यहाँ पे रखी है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेफिनेशन में सब वो चीज मेंशन्ड है, ठीक है? हम लोग वही चीजें अभी रिवाइज करेंगे क्विकली फटाफट, और वो डिटेल में रिवाइज करेंगे, ठीक है? हम लोग जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है वो हर एक चीज को टाइम लगा के लिख लिख के पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो अननेसेसरी चीज है वो अभी हम लोग यहाँ पे लेने नहीं वाले। क्लियर है सर? सबसे पहले आती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम हमेशा तीन कंपोनेंट देखते हैं। कौन से तीन कंपोनेंट रहता है? एक आता है रिस्क फ्री कंपोनेंट, ठीक है? कि कैपिटल में का कौन सा पार्ट जो है वो रिस्क फ्री है। दूसरा आता है बीटा। बीटा क्या है? बीटा जो मैंने आपको बताया था कि कोई कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, जो रिस्क कंपोनेंट रिस्क होता है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क, जो रिस्क को मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं? बीटा। एंड आरपी मतलब क्या होता है? आरपी मतलब होता है रिस्क प्रीमियम। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? हम निकालते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं के ई, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे के ई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो मेरे साथ अगर चाहिए तो आप ये फॉर्मूला बुक भी है ना बनाते हुए चल सकते हो। क्लियर है सर? तो सबसे पहले क्या आया,
हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या निकाला, के इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। क्लियर है सर? अगर इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बोलूं कि मुझे अगर के ई निकालना है, के ई निकालना है तो क्या हो गया, आर एफ प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ। क्लियर है सर? यस। एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट रिस्क प्रीमियम, एम आर पी, मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्लियर है सर? यस। सो फटाफट अगर आप चाहिए तो मेरे साथ साथ फॉर्मूला की एक बुक भी मेंटेन करते हुए चल सकते हो। क्लियर है सर? सो यही चीज यहाँ पे लिखिए, इक्विटी रिस्क प्रीमियम मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम। यहाँ पे अगर इक्विटी का कंपोनेंट है तो ये हो जाएगा इक्विटी रिस्क प्रीमियम, ठीक है, या आरएम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, ठीक है। मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब क्या, आरएम माइनस आरएफ। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब आरएम माइनस आरएफ। मतलब क्या कि मार्केट में मैंने कितना ज्यादा रिटर्न कमाया रिस्क फ्री के अबाउ, मतलब मार्केट में मैंने कितना ज्यादा रिटर्न कमाया रिस्क फ्री के अबाउ। क्लियर है सर? एंड रिस्क प्रीमियम ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क प्रीमियम ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब वही, जैसे कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस में किया, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो मैं बीट ऑफ इक्विटी यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा इक्विटी रिस्क प्रीमियम। यस सर, क्लियर है? सेम मैंने उसका एक एग्जांपल दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आरएफ कितना है 5%, आरएम कितना दिया है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है 30%, बीटा दिया है 1.2, 1.2% नहीं, बीटा हमेशा 1.2 परसेंटेज में नहीं रहता, बीटा हमेशा टाइम्स में रहता है। क्लियर है सर? सो 1.2 बीटा है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 14.6%। यस सर। बिजनेस रिस्क वर्सेस फाइनेंस रिस्क, ठीक है, ये वही टॉपिक है अपना जो मोस्टली कभी कोई पूछता नहीं है, बट अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक से एक बार फटाफट इसको पढ़ लेते हो। वहां पे क्या बोला है, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट क्यों है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब क्या कि अगर मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है या फिर मुझे कहीं प्रोजेक्ट को खरीदना है, मुझे बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, तो ऑब्वियसली मैंने कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो मैंने आपको बोला था, मिक्स ऑफ कैपिटल कैसा होना चाहिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो भी उसी में आता है, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी वो भी सब इसी में आता है। सेम इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब सेम हमने इन्वेंट्री कैसे रखनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। एंड डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन मतलब कितना पैसा हमने व्हाट वी सेड डिविडेंड के द्वारा पे करना चाहिए, जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, तो एक्चुअली मतलब हमें जो पैसे लग रहे हैं वो भी फुलफिल रहे, ऐसा ना हो कि हमें बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे पैसे उठाने पड़े, ठीक है सर। सो ये सेम चीज है थ्योरेटिकल, जो मैंने आपको बोला था थ्योरी यहाँ से बहुत कम आता है, बट ये चैप्टर में बहुत ज्यादा थ्योरी टॉपिक दिया है, तो हम स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल टॉपिक पे जो है वो फोकस करने वाले, ठीक है सर। सो सबसे एक और चीज आती है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट। क्लियर है सर? सो मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट मतलब क्या होता है? डेट मतलब होता है लोन, एंड लोन पे हम क्या पे करते हैं? लोन पे हम पे करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। डेट मतलब होता है लोन, लोन पे हम क्या पे करते हैं? हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। सर इंटरेस्ट पे हमें कोई बेनिफिट होता है क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, इंटरेस्ट तो हमारा खर्चा है, खर्चे में किस चीज का बेनिफिट? यस सर, खर्चे पे एक चीज का हमें बेनिफिट मिलता है, वो होता है टैक्स बेनिफिट, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ एक्सपेंस, ये हमारा हुआ सेविंग्स। सो हमारा नेट एक्सपेंस कितना हुआ, वो होता है हमारा डेट का खर्चा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट इंटू 1 - टी, मतलब इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। क्या हुआ हमारा ये, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, ये हुआ हमारा डेट का खर्चा। एंड अगर मुझे इसको प्रिंसिपल मतलब परसेंटेज में निकालना है तो मैं इसको डिवाइड बाय करूंगा हमारा डेट के अमाउंट से या फिर प्रिंसिपल के अमाउंट से, जो भी आप उसको बोलना चाहे वो बोल सकते हो। क्लियर है सर? यस। सो एक बार इसको क्विकली देख लो। यस सर। अब मुझे एक बात बोलो, ये सेम केस में अगर ऐसा होता कि ये मैं केस थोड़ा सा चेंज करता, मैं यहां बोलता कि मैंने ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, ये जो मेरा प्रिंसिपल है, उस टाइम पे मैंने कुछ खर्चे किए थे लोन इशू करने के लिए, मतलब यह जो प्रिंसिपल अमाउंट है वहां पे मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ खर्चे हुए थे तो वो एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा मैं, इनिशियल एक्सपेंसेस, प्लस मैंने लोन है ना, जो फॉर एग्जांपल से मैंने बॉन्ड्स इशू किए थे। बॉन्ड्स इशू कैसे किए थे? मैंने बॉन्ड्स प्रीमियम पे इशू किए थे, तो प्रीमियम मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपए का बॉन्ड मैंने 110 रुपए पे इशू किया था, तो मुझे क्या हुआ, ज्यादा पैसे मिले, तो प्रीमियम अमाउंट।
जो प्रीमियम मिला वो भी। सो ये नेट हमें क्या बोलते हैं, जो नेट हमें अमाउंट मिलता है, जो हमें नेट अमाउंट मिलता है, जो नेट प्रोसीड्स हमें मिलते हैं, उसे बोलते हैं हम नेट प्रोसीड्स। इसका मतलब ये हुआ हमारा नेट प्रोसीड्स। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड प्रिंसिपल के अलावा अगर कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट रहेगा तो उस केस में हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड मतलब नेट हमारे जेब में कितना आया। सो एंड इसको हम करेंगे इनटू 100। क्लियर है सर? एक और आता है यहाँ पे, अगर ये जो मैंने बोला तो यहाँ पे एक अजम्पशन होता है कि ये होता है इररिडेबल। एंड अगर मैं बोलूँ कि रिडीम होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूँ कि ये है ना, इसकी लाइफ है 5 इयर्स की लाइफ है इसकी। कितनी 5 लाइफ है इसकी? 5 इयर्स। सो इसका मतलब क्या, 5 साल के बाद मुझे ये पैसा वापस देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या, मुझे जितना मिला वो मुझे वापस भी तो करना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस 5 साल की इस अमाउंट को है ना, ओवर द लाइफ ऑफ द ईयर अमोर्टाइज करते हैं। क्या करते हैं, ओवर द लाइफ ऑफ द पीरियड हम इसको अमोर्टाइज करते हैं। कैसे करते हैं? ऑब्वियसली सबसे पहली चीज क्या आएगी हमारी, सबसे पहली चीज हम तो आएगी इंटरेस्ट। तो हमारा एक्सपेंसेस आएगा ही आएगा, भले रिडीमेबल बॉन्ड हो या इरेडीमेबल बॉन्ड हो, हमारा इंटरेस्ट का खर्चा तो हमें लगने ही वाला है। और इंटरेस्ट के खर्चे में हमारा थोड़ा सा अमाउंट बचेगा। कौन सा अमाउंट बचने वाला है? यस, हमारा टैक्स का अमाउंट जो है बचने वाला है, इसलिए हम इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स वहां पे भी लेंगे। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट टैक्स का अमाउंट नहीं दिया रहेगा तो ऑब्वियसली कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम लोग ये नोट नहीं लिखेंगे कि हमें पता है कि सर इंटरेस्ट टैक्स रेट है ना मार्केट में 30% चल रहा है, हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था। ऐसे नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो ही हमें वो लेना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम ऐसा अज्यूम करते हुए चलेंगे कि ये जो टैक्स रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट दिया है, ये नेट ऑफ टैक्स है। क्लियर है सर? क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई अजम्पशन बचता ही नहीं है। ठीक है सर? सो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स किया हमने। यस। सो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या था, ये हमारा खर्चा था। बट मैंने आपको क्या बोला, एक अमाउंट है जो हमको अमोर्टाइज करनी है। अमोर्टाइज क्या करेंगे हम यहाँ पे, अमोर्टाइज करेंगे सबसे पहले, मतलब जैसे कि हमारा यहाँ पे नेट प्रोसीड्स आया था, तो उसी के साथ साथ मैं यहाँ बोलूंगा आरवी। आरवी मतलब क्या, रिडीमेबल वैल्यू। जैसे कि अगर मैंने इशू करते टाइम, अगर कोई प्रीमियम पे इशू किया था एंड मैंने रिडीम करते टाइम भी बोला था कि मैं प्रीमियम पे रिडीम करूंगा, मैं 10% प्रीमियम पे इशू किया था और 20% प्रीमियम पे मैं उसको रिडीम करने वाला हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है, मैं कितना पैसा लोगों को वापस देने वाला हूं माइनस कितना पैसा मुझे मिला, कितना पैसा मुझे मिला। ठीक है, ऑब्वियसली अगर दोनों की अमाउंट सेम रहेगी, मतलब मैंने 100 रुपए लिए, 100 रुपए मैंने क्या किए, मैंने 100 रुपए लिए, 100 रुपए वापिस किए, तो उस केस में क्या मेरा इंटरेस्ट का कोई खर्चा लगेगा क्या? कोई मेरा एडिशनल कॉस्ट है क्या? नहीं, कोई एडिशनल कॉस्ट है नहीं इस केस में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से मैंने बोला कि मैं शेयर को 120 रुपए आपको दूंगा अगर आप मुझे 110 रुपए पे दोगे तो ये क्या हो गया, एंड इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड है मे बी से 5 इयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईयर्स। ठीक है, इसको एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ईयर्स हो गया, एन हो गया। ठीक है, हम लोग काम करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एन ही लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ये 5 इयर्स है इसका टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 120 रुपए में, मैंने 120 रुपए में इसको रिडीम करने का वादा किया, एंड जबकि मुझे पैसे कितने मिले थे, मुझे 110 रुपए ही मिले थे। मतलब सर, मतलब मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 रुपए इन लोगों को ज्यादा पे करूंगा। कितने? 10 रुपए में ज्यादा पे करूंगा 5 साल के लाइफ में। तो ये हो जाएगा मेरा, हर साल का मेरा खर्चा कितना आ जाएगा, हर साल का मेरा खर्चा आ जाएगा 2 रुपए का खर्चा। तो ये भी मैं आउटफ्लो में ऐड कर लूंगा, इसीलिए हम ये लॉजिक में, ये फॉर्मूला में ऐसे लिखते। क्लियर है सर? ऑब्वियसली। एंड इसको डिवाइड बाय कैसे करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय सिर्फ और सिर्फ नेट प्रोसीड से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसके एवरेज से, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का जो नेट हमारा आउटफ्लो एंड इनफ्लो का एवरेज कॉस्ट है वो आ जाएगा। अगर आप चाहिए तो इसको एक बार प्रूव करके भी देख सकते हो। क्लियर है सर? तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमारा फॉर्मूला बना इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन। मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करने वाले हैं हमने किया उसको अमोर्टाइज। क्लियर है सर? अगर आपको ये देखना है तो एक बार इसको फुल स्क्रीन पे आप चाहिए तो आपके बुक में नोट कर सकते हो। यस सर। देखो, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, कॉस्ट निकाला था। कॉस्ट कैसे निकाला था हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल से आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, फिर हमने क्या क्या देखा था, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। सोर्सेज ऑफ कैपिटल कितने रहते थे, सबसे पहले हमने देखा था डेट, तो डेट का हमने कॉस्ट निकाला जिसको बोलते हैं केडी। यस सर।
एक और कॉस्ट आता था जो फिक्स्ड होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, बट वहां पे हमको कोई इंटरेस्ट का है या फिर वहां पे हमें कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ओनर्स का ही पैसा होता है, जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं उसे? प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है सर? बट प्रेफरेंस शेयर्स में हमें क्या बोलते हैं, टैक्स का बेनिफिट क्यों नहीं मिलता सर? ये भी तो अपना फिक्स्ड कॉस्ट होता है। यस, फिर भी क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से ओनर्स का पैसा रहता है, ठीक है। उनको क्या पे करते हैं हम? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज हम उनको फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमारा एक्सपेंस है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड एक शेयर ऑफ प्रॉफिट है। क्या है डिविडेंड? क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो एंड में प्रॉफिट बचता है, जो एंड में पैसा बचता है, डिविडेंड एंड, एंड में जो पैसा बचता है, वो पैसा जब हम बांटते हैं तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। एंड डिविडेंड हम भले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इक्विटी के पहले दे, बट वो पहले क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर्स है, नाम में ही लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है सर? यस, इसी की वजह से डिविडेंड हम पहले देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिविडेंड। सेम लॉजिक हम यूज करेंगे यहाँ पे, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? कि हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स कुछ टाइम के लिए इशू किए हैं, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल में लिया था 5 ईयर्स के लिए। क्लियर है? सो मतलब हमें क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले ऊपर का ही लॉजिक यूज करेंगे हम, ठीक है। एक काम करें, ऊपर की फॉर्मूला का हम नीचे लेके आते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, इसी लॉजिक से हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, यहाँ पे हम देंगे डिविडेंड, ठीक है। जो हमने बोला रहेगा, फिक्स परसेंटेज रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल से अगर मैंने इशू किया है 5% प्रेफरेंस, ठीक है। और ये किस पे पे होगा? ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे होगा। यस सर। सो डिविडेंड होगा। क्या हमें इस पे इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का वो डिविडेंड है, कोई खर्चा है नहीं। सो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे वही चीज आएगी जो हमने डिस्कस की थी। क्या? कि मुझे जो पैसे कितने मिले और मैं कितने एक्स्ट्रा दे रहा हूं। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं तो मैं उसको करूंगा ओवर द पीरियड अमोर्टाइज, तो डिवाइडेड बाय एन, एंड उसको मैं वापस से एवरेज आउट करूंगा, इसलिए आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। मतलब सेम लॉजिक था ऊपर जो हमने यूज किया था, बट हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक चीज डिफरेंट है। वो क्या है? वो है कि हमें यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है सर। एंड वापस से यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या आएगा सर? अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रहेंगे तो क्या? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में सेम चीज, ऊपर का जो फॉर्मूला था वही पे चीज डिवाइडेड, यहाँ पे हम इंटरेस्ट डिवाइड के बदले देंगे सिर्फ डी, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एनपी, नेट प्रोसीड्स, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। क्लियर है सर? यस। यहाँ पे भी इंटू 100 करोगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज में। चाहे तो इसको भी एक बार नोट कर लो। क्लियर है सर? सर एक बार इसे क्लिक करके ओपन क्यों करते हो? क्योंकि मैं आपको फुल स्क्रीन में देख सकूं और आप चाहिए तो उसको नोट कर पाओ, ठीक है। एक और शेयर कैपिटल आता है अपना, जो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले हमने पढ़ा प्रेफरेंस, यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हमको देखनी है कि प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल कभी भी रिडीमेबल प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, क्योंकि इक्विटी पे शेयर कैपिटल प्रॉपर शेयर कैपिटल होता है, जो ओनर्स का पैसा होता है। ये तभी एक तो लिक्विडेशन के केस में होता है, या कभी कंपनी शेयर करे तो उस केस में, सेल करे तो उस केस में होता है। बट कभी भी आप मन ने रिडीमेबल इक्विटी शेयर से कोई पड़ा नहीं रहेगा कंसेप्ट, क्योंकि वो होता ही नहीं है। वो एक तो लिक्विडेशन के टाइम ही हमको, जब कंपनी बंद होती है, जब एंड में जो पैसे हमें मिलते हैं उस टाइम पे हमें पैसे मिलते हैं। क्लियर है सर? तो इस केस में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पे हमने इसको निकाला केपी, यहाँ पे हम इसे निकालेंगे की कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। इक्विटी केस में वापस से कॉस्ट क्या रहेगी? अपन क्या पे करेंगे? डिविडेंड, ठीक है। और डिविडेंड हमेशा हम लोग फेस वैल्यू पे करते हैं, अज्यूम। अगर यील्ड वगैरह रहेगा तो वो हम करंट वैल्यू पे करते हैं, जो हमने बेसिक के लेक्चर में पढ़ा था। क्लियर है सर? तो इस केस में हमको डिविडेंड निकालने के लिए ऑब्वियसली सेम चीज हम यूज करेंगे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय पी जीरो। पी जीरो होता है कि प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। मतलब जिस प्राइस पे तुमने शेयर खरीदा था, डिवाइड डिविडेंड जिस प्राइस पे तुम, ये हो गया तुम्हारा आउटफ्लो, और ये हो गया तुम्हारा इनफ्लो।
ठीक है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है सर? सो डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। यस सर। अगर ये हो गया डिविडेंड अप्रोच से, दूसरा एक और अप्रोच आता है अर्निंग्स अप्रोच। अर्निंग के केस में भी सेम के को हम डिविडेंड के बदला अर्निंग्स लिख देंगे डिवाइडेड बाय पी जीरो, डिवाइडेड बाय पी जीरो, अर्निंग डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, यस सर। अगर एक और केस आता है, अगर उससे बोलते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या आ जाएगा, हमको इसका मतलब हमारा जो डिविडेंड है वो ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ रहा है, तो इस केस में भी हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है के इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस जी। जहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे डी वन डिवाइड बाय पी जीरो किया था, वहां पे हम सिर्फ इसमें ग्रोथ जो है वो ऐड करेंगे, ग्रोथ कंपोनेंट ऐड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, तो हमें आंसर परसेंटेज में मिल जाएगा। इस सर एक काम करते हैं, इसके ना अपन कंसेप्ट बुक से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो के केडी हमने पढ़ा। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड मतलब क्या, जो हमें पैसे मिले, जैसे कि फॉर एग्जांपल से फेस वैल्यू ऑब्वियसली जो मिलेगा वो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, जो मैंने आपको बोला कोई खर्चा रहेगा तो डिस्काउंट अगर उस टाइम पे अगर दिया रहेगा तो उसको माइनस करेंगे, प्लस प्रीमियम अगर उस टाइम पे कोई प्रीमियम लिया रहेगा तो हम उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है सर? नेट आउटफ्लो, नेट इनफ्लो, ये हो गया अपना डिविडेंड वाला हो गया। ठीक है, सेम इसका एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 1000 हमको मिला, हाँ 1000 इसका इंटरेस्ट है, और वैल्यू इसकी 1 लाख है, सो कॉस्ट कितना आ गया इसका, 10% जो है वो इसका कॉस्ट आ गया पोस्ट प्री टैक्स। तो पोस्ट टैक्स हमको इसमें से टैक्स परसेंटेज माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 65%, 6.5%। क्लियर है सर? यस। सेम ये इसका भी अपन ने किया था, इसका भी अपन ने किया एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा सा वो ये देखो, ये वाला वो जो फॉर्मूला जो है वो उसके रिलेटेड वो एग्जांपल है, तो अपन वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो एबीसी लिमिटेड इशूड 5000 12% डिवेंचर। सो ये 12% क्या है, ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड 5000 इंटू 100 अपन करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जो 5000 इंटू 100 प्लस 10% करना पड़ेगा। क्लियर है सर? ठीक है, एंड मैच्योरिटी क्या है इसका 2023, और इशू कब हुआ है 2018 में। सो 19 20 21 22 23, इसका लाइफ क्या हो गया, इसका लाइफ हो गया 5 years। ठीक है, एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करते रहोगे तो इसे मार्किंग करते हुए चलना, ताकि आपको और इजी हो जाए सर। क्लियर है सर? यस। ठीक है, December will be redeemable on maturity. Compute the cost of redeemable assuming 35% tax rate. हमें टैक्स रेट दिया है, मतलब इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली हम इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या दिया है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो 100 इंटू 12% करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1 - टी, टैक्स रेट क्या है 0.35। क्लियर है? फिर प्लस हमें क्या हुआ, हमको कितने पैसे मिले, हाँ, हमको कितने पैसे मिले इसमें से, हमको इसमें से मिले हैं, हमको इसमें से पैसे मिले हैं 110 रुपए। ठीक है, और हम रिडीम कितने पे करने वाले हैं, हम रिडीम करने वाले हैं इसको 100 पे। ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है इसकी 5 years। क्लियर है सर? और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये क्या था, ये अपना इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम। ठीक है, ये अपना हुआ टैक्स सेविंग। ठीक है, ये अपने को अमाउंट पे करनी है, ये अपने को अमाउंट रिसीव हुई। ठीक है, मतलब हमको ज्यादा रिसीव हुई, हमको पे कम करनी पड़ी, मतलब ये अपना हो गया सेविंग्स हो गया यहाँ पे इस केस में। सो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.25%। क्लियर है सर? यस। सेम चीज यहाँ पे भी की है। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड मतलब क्या, अगर जो भी कॉस्ट हमारा रहेगा उसको प्रेजेंट वैल्यू में, जो हमने लास्ट इसमें किया था कंसेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू पे क्या उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, एक्स लिमिटेड इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5 year बॉन्ड ऑफ 10,000 एट अ 10% इंटरेस्ट। ठीक है, 10,000 का है बॉन्ड और उस पर 10% इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट हो गया इसका 1,000। ठीक है, द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज इक्वली ओवर द लाइफ। ठीक है, और लाइफ कितनी है इसकी 5 years। यस सर।
व्हाट इज द बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एंड एक्सपेक्टेड की जो है वो 6% है, ठीक है। सो हम लोग सेम चीज यूज करेंगे यहाँ पे वो प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले इसको हम डिस्काउंट करेंगे, तो जो मैंने आपको बोला था वो, एंड अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 11,550। सेम कंसेप्ट जो हमने लास्ट रिविजन लेक्चर में मैंने जो आपको पढ़ाया था, सेम टू सेम कंसेप्ट है यहाँ पे ये। यस सर। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स मतलब क्या होते हैं? कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स मतलब क्या होती है? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है। स्टॉक्स मतलब होते हैं शेयर्स, ठीक है। सो ये सेम जो मैंने फॉर्मूला शीट आपको बना के दी है ना, यहाँ पे ये इतने ही फॉर्मूला जो है ये पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इससे हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आता है आपका फॉर्मूला में, वो आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या? वेट इनटू प्राइस, ईच ऑफ, मतलब हर एक जन का वेट इनटू हर एक जन का कॉस्ट। क्लियर है सर? ठीक है। सो इसको हम कैलकुलेट करने जाएंगे, के डी इंटू वेट ऑफ डेट प्लस के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के पी इंटू वेट ऑफ डिफरेंस। क्लियर है सर? अगर ये शीट फॉर्मूला शीट भी अगर इतना भी लिख लोगे ना आप मेरे साथ, ठीक है, फिर भी आपके हर एक के सारे चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है सर? यस। अगर किसी को लिखना है तो एक बार लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है सर। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स ये हमने पढ़ लिया, केडी का ये हमने वो भी पढ़ लिया, ठीक है। एपी केपी का वही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ लिया। यस। इसलिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला शीट में क्विकली बता दिया, तो बाकी जो थ्योरी है वो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मोस्टली आपको जो मैंने बोला था कि क्या होता है, एक अपना व्हाट वी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपको यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये अपना डिविडेंड वाला फॉर्मूला D1 डिवाइडेड बाय P0, अगर इसमें ग्रोथ कंपोनेंट रहेगा तो K इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। यस सर। अर्निंग बेस्ड अप्रोच, यहाँ पे हम डिविडेंड को रिप्लेस करेंगे अर्निंग्स। यस। डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच जो मैंने आपको अभी बताया, ग्रोथ का फॉर्मूला, ग्रोथ का जो हमने बोला था वो, ठीक है। ग्रोथ का अगर आपको फॉर्मूला बोले तो ग्रोथ का फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, ये मोस्टली आपको पूछते नहीं है बट अगर पूछा तो भी, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, ठीक है। यहाँ बी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो और आर इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो रेट से पैसा कंपनी कमा रही है। यस सर। सो अगर इसको अगर किसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, तो फॉर एग्जाम्पल से कंपनी ने रिटेन कितने के, रिटेन के 100 रुपए, एंड ये 100 रुपए पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इस 100 रुपए पे 10% कमा रही है। मतलब क्या, कंपनी ने ये पैसे अपने पास जमा करके रखे, कंपनी ने अपने पास जमा करके रखे। ये क्या थे, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के पैसे थे जो कंपनी ने डिविडेंड के थ्रू पे नहीं किया, अपने पास जमा रखे। तो कंपनी ने जमा कितने रखे, 100 रुपए जमा रखे, एंड इस पे इन्होंने कितना पैसा कमा के दिया, इनको 10% कमा के दिया, मतलब 10 रुपए जो है इन्होंने कमा के दिए, ठीक है। 10 रुपए इन्होंने कमा के दिए, मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पे इन्होंने 10 रुपए कमा के दिए, मतलब इन्होंने ग्रोथ करके दी। ये इसका वैल्यू हो जाएगी 110 रुपए डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आप करोगे, सो ये 100 कैंसिल आ जाएगा, एंड यहाँ पे इनका आ जाएगा, अपनी वैल्यू कितनी हो गई, अपनी वैल्यू हो गई 110%। 110% मतलब 100 से 110 इज इक्वल टू अपना वैल्यू कितने से हो गई, 10% से जो है वो ग्रो हो गई। क्लियर है सर? ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अपनी 100 से 110 हो गई, तो 10% से आपको ग्रोथ जो है वो यहाँ पे मिली। क्लियर है सर? सो यही था आपके पूरे के पूरे चैप्टर में, हर एक चीज यहाँ पे बहुत ही डिटेल में मेंशन की गई है, ठीक है। देखो, बी क्या है, आर, बी इंटू आर जो मैंने आपको बताया वो, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। क्लियर है? ये भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। रियलाइज यील्ड अप्रोच मतलब जो मैंने आपको कल के चैप्टर में पढ़ा था, CAPM मैंने आपको जो बताया वो, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ,
हर एक चीज जो है वो हमने कवर कर ली, एक ही सीट एक ही पेज में मैंने लिख लिया। अगर आप वो लिख लोगे तो आपका सारा का सारा आंसर जो है वो कवर हो जाएगा। एंड थ्योरी यहाँ से मोस्टली पूछी नहीं जाती है, इसलिए हम थ्योरी पे टाइम ज्यादा वेस्ट कर नहीं रहे। ठीक है सर। तो ये था अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ईमेल पे मेल कर सकते हो एट आस्क जीमेल .com, या फिर आस्क उत्कर्ष सर पे आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हो। क्लियर है सर। यस। सो दिस वाज आवर रिवीजन लेक्चर। मिलते हैं आपके साथ अगले रिवीजन लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए दिस वाज सीए उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ।